जी कैफेट, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 17। लेकिन ये क्या, हमने तो पहले चैप्टर 15 पढ़ा, एनालिटिकल प्रोसीजर। 15 के बाद तो हमने सीखा था 16 आता है, ये 17 कैसे आ गया? 15 के बाद 17 इसलिए आ गया कि दोनों में एक रिलेशनशिप है, प्लॉजिबल रिलेशनशिप है। दोनों में क्या नहीं, प्लॉजिबल नहीं है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप कैसे है? अच्छा, बल्कि उससे पहले ना एक कल वो जूम मीटिंग हो रही थी ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ, उसमें एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसने कहा सर, कभी क्लास में आप कहते हैं एडिशनल प्रोसीजर्स या एडिशनल आर्ट प्रोसीजर, और अभी कभी कहते हैं अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, दोनों में क्या फर्क है? दोनों सब्सटेंटिव प्रोसीजर ही, दोनों यानी दोनों आर्टर के प्रोसीजर है, आर्ट प्रोसीजर का ले। कभी कहते हैं एडिशनल, कभी कहते हैं सब्सटेंटिव, दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क है। एडिशनल का मतलब है, एक है फर्ज कीजिए रिक्वायर्ड प्रोसीजर, रिक्वायर्ड प्रोसीजर। अगर रिक्वायर्ड प्रोसीजर कौन सा है? जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने कहा है कि ये लाजमी करना। फॉर एग्जांपल, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने कहा है इन्वेंट्री है तो उसको लाजमी फिजिकली वेरीफाई करना है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने कहा है एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है। ठीक है, ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रिक्वायर्ड प्रोसीजर हम परफॉर्म कर लेते हैं, उसके बावजूद भी हमारी तसल्ली नहीं होती, उसके बावजूद भी हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता। कम होता है नॉर्मली, लेकिन हो सकता है ऐसे। तो क्या हमें उसके बाद स्टैंडर्ड की मर्जी पूरी कर दी लेकिन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, क्या उसके बाद अपनी मर्जी से मजीद कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं? इस सिचुएशन में हम जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं इसे कहते हैं एडिशनल प्रोसीजर। क्या कहते हैं? एडिशनल प्रोसीजर। और अगर कभी ऐसा हो कि रिक्वायर्ड प्रोसीजर परफॉर्म करना था, रिक्वायर्ड प्रोसीजर ही परफॉर्म नहीं कर सके, यानी जो वो ही नहीं कर सके, अब क्या करें? अब उसकी जगह पे जो एविडेंस लेने के लिए प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे उन्हें क्या कहेंगे? अल्टरनेटिव। यानी अल्टरनेटिव का लफ्ज ये शो करवा रहा है कि पहला प्रोसीजर ही परफॉर्म नहीं हुआ, रिक्वायर्ड, और एडिशनल का वर्ड शो करवा रहा है कि पहला प्रोसीजर, प्राइमरी प्रोसीजर परफॉर्म हो गया लेकिन अभी तसल्ली, शायद इस वजह से कि रिस्क ज्यादा है तो हमारी अभी तसल्ली, तो मजीद जो प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे उसे कहेंगे एडिशनल प्रोसीजर। भाई क्लियर हुई है बात? अच्छा मुझे बताइए, ऑडिटर के जो प्रोसीजर्स हैं, ये तो हमने उसकी एक्सटेंट के हवाले से बात की ना कि एडिशनल या अल्टरनेटिव, एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर के हवाले से बात की कि प्रोसीजर कितने होने चाहिए। जो हमारे नेचर ऑफ प्रोसीजर्स है या टाइप ऑफ प्रोसीजर, वो तो आपको पता है ना, 7 टाइप्स, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन। और फिर उसको हम 3 पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। किन किन पर्पसेस के लिए? रिस्क असेसमेंट के लिए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए, सब्सटेंटिव प्रोसीजर के लिए। सब्सटेंटिव रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की एग्जांपल्स क्या हैं? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की ये एग्जांपल्स है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर की क्या एग्जांपल्स है? एनालिटिकल प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल। अच्छा, एनालिटिकल प्रोसीजर भी सब्सटेंटिव है, टेस्ट ऑफ डिटेल भी सब्सटेंटिव है। ठीक है, यानी इसका मतलब है दोनों में कॉमन चीज ये हुई, दोनों सब्सटेंटिव है, दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। दोनों में फर्क क्या भला? दोनों में फर्क क्या है? एफिशिएंसी, टाइम, एफर्ट्स। एनालिटिकल प्रोसीजर आपको ओवरऑल किसी फिगर के बारे में एविडेंस देते हैं, ठीक है कि नहीं? और टेस्ट ऑफ डिटेल्स आपको ओवरऑल फिगर के बारे में नहीं, बल्कि उस फिगर के अंदर जो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं, उन ट्रांजैक्शंस की चेकिंग करने के बाद एविडेंस देते हैं कि वो फिगर, वो एरिया, वो अकाउंट ठीक है कि नहीं। ऐसे ही है ना? तो किस में ज्यादा काम करना पड़ता है हमें? टेस्ट ऑफ डिटेल में। ये बात क्लियर? एनालिटिकल प्रोसीजर के ऊपर क्या कोई गाइडेंस हमें स्टैंडर्ड्स ने दी है? वो गाइडेंस कहां पे मौजूद है? हमारे इस चैप्टर 15 में। अगला क्वेश्चन मेरा, क्या टेस्ट ऑफ डिटेल्स के बारे में कोई गाइडेंस दी है? यस, टेस्ट ऑफ डिटेल्स के बारे में भी गाइडेंस है। किस चैप्टर में? इस चैप्टर में, 17 में। तो बेसिकली 15 और 17 का रिलेशनशिप क्या है? 15 है एनालिटिकल प्रोसीजर से रिलेट करता है, 17 टेस्ट ऑफ डिटेल से रिलेट। अच्छा, इसका टाइटल, इसका नाम टेस्ट ऑफ डिटेल नहीं है, ठीक है, लेकिन ये रिलेट टेस्ट ऑफ डिटेल से करता है। क्यों? क्योंकि इसका नाम है सैंपलिंग। सैंपलिंग ज्यादातर होती ही टेस्ट ऑफ डिटेल्स में, या टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी कुछ सैंपलिंग होती है। ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर में सैंपलिंग नहीं है। भाई कैसे पता चला जो सैंपलिंग का चैप्टर है ये टेस्ट ऑफ डिटेल से रिलेट करता है, एनालिटिकल प्रोसीजर से रिलेट नहीं करता? कैसे पता चला? क्योंकि सैंपलिंग होती ही टेस्ट ऑफ डिटेल्स में।
या टेस्ट ऑफ कंट्रोल में। टेस्ट ऑफ कंट्रोल को फिलहाल थोड़ी देर के लिए साइड पे करते हैं। बहरहाल एनालिटिकल प्रोसीजर में सैम्पलिंग नहीं होती। अब देखें ना, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में आप कैसे काम करते हैं। टेस्ट ऑफ डिटेल में आप कोई भी एक एरिया, जैसे किसको वेरीफाई करना है हमने, सेल्स को, सेल्स का टी अकाउंट ओपन करते हैं, उसके टी अकाउंट में हजारों ट्रांजैक्शंस होती हैं, आप उन ट्रांजैक्शन में क्या सबको चेक करते हैं, सैंपल सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, अगर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो सेल्स की टोटल फिगर को वेरीफाई कर रहे होते हैं। लेकिन ये चूंकि हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, फिर सैंपलिंग करते हैं। जो सैंपल सेलेक्ट होता है उसके बाद हम उसको इंस्पेक्शन वगैरह के जरिए से वेरीफाई करते हैं। लेकिन ये चीज आप एग्री करते हैं कि टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म करते हुए सैंपलिंग यूज होती है, इसे एग्री करते हैं? बिल्कुल। तकरीबन हर एरिया जिसमें आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म कर रहे होंगे, तकरीबन हर एरिया उसमें सैंपलिंग होती है। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनमें सारी ट्रांजैक्शन को भी चेक कर सकते हैं, वो एक अलग डिकंसल्ट पढ़ेंगे। तो ये टेस्ट ऑफ डिटेल से रिलेट करता है, चूंकि जब कभी आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म कर रहे होंगे, मोर देन 95% केसेस में सैंपलिंग कर रहे होंगे, इसीलिए ये सैंपलिंग वो आपको सिखा रहा है। और ये ज़हन में रखिएगा, ये टेस्ट ऑफ डिटेल से रिलेट करती है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल से रिलेट करती है, एनालिटिकल प्रोसीजर से रिलेट नहीं करती। कुछ फर्क समझ आया एनालिटिकल प्रोसीजर में और टेस्ट ऑफ डिटेल्स में? ठीक है। और चैप्टर 15 और 17 में, तो इसीलिए 16 हमने थोड़ा साइड पे कर दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, जरा तरतीब से सीखते जाते हैं, पढ़ेंगे सब कुछ लेकिन अपनी तरतीब के साथ। तो ये चैप्टर हमारा किससे रिलेट कर रहा है, बेसिकली टेस्ट ऑफ डिटेल, इसमें सैंपलिंग। ठीक। अच्छा, एक स्टूडेंट ने और क्वेश्चन पूछा कल। स्टूडेंट ने कहा सर एक्सेप्शन रेट में और प्रोजेक्शन में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। एक्सेप्शन रेट है, प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन एक्सेप्शन रेट नहीं है, एक्सेप्शन रेट प्रोजेक्शन नहीं है। एक्सेप्शन रेट ई से, प्रोजेक्शन ई से। ठीक। ये मैट्रिक के पेपर में साथ इस तरह के सूल बताते थे, फर्क आ जाए ना, इस तरीके से 20 हेडिंग पूरी करनी है। ठीक है। तो क्या एक्सेप्शन रेट है कि हम कितनी सैंपल में से कितनी डेविएशंस निकली, ये परसेंटेज में होता है, याद रखिएगा एक्सेप्शन रेट। यानी अगर आपने 50 डेटर्स को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, उसमें से 10 ने कहा डिफरेंस है, तो अगर आपसे कहा जाए एक्सेप्शन रेट निकालो, कितना निकालेंगे? 20%। लेकिन अगर आपसे कहा जाए 50 रुपए के सैंपल में से 10 की मिस स्टेटमेंट्स हैं, बताइए टोटल 500 की अमाउंट है, 50 में 10 की है, टोटल 500 की अमाउंट है, बताइए इसमें प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट कितनी हैं? 100। 50 में 10 है तो ये मैथमेटिकल फार्मूला ये पता है ना, प्रोजेक्शन अमाउंट में होती है, ये ध्यान में रखिएगा। तो जरा गौर से मुझे सोच के बताइए, इस सैम्पलिंग में जब हम सैम्पलिंग करेंगे तो कंफर्मेशन में आपको एक लाइन सिखाई थी, भूल गए होंगे आप, कि जब कभी प्रोजेक्शन करेंगे, सॉरी जब कभी सैम्पलिंग करेंगे तो प्रोजेक्शन लाजमी करेंगे। याद है आपको? याद है? क्या याद है? जब कभी सैम्पलिंग करेंगे प्रोजेक्शन लाजमी करेंगे। तो यहाँ पे सैम्पलिंग का चैप्टर है, गैस कीजिए, पढ़ा नहीं अभी, मैंने पढ़ाया भी नहीं। प्रोजेक्शन आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन आएगी। अभी पढ़ी है कि नहीं? हमने नहीं पढ़ी, लेकिन सीख लिया आपने, सीख लिया। कैसे सीखी? कैसे से? हाँ बिल्कुल, कैसे करेंगे कि सैंपल में से इतने की मिस स्टेटमेंट है, टोटल में कितने की मिस स्टेटमेंट होंगी, मल्टीप्लाई करके पता चल जाएगा। यानी इसका मतलब है कंफर्मेशन में जो समरी पढ़ी थी ना हमने, उसमें जो नीचे प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट कैलकुलेट की थी, वो असल में कंफर्मेशन के चैप्टर थे, लेकिन असल में सैम्पलिंग के चैप्टर का कंसेप्ट था, जिसको कहते हैं प्रोजेक्शन या प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट। तो एक्सेप्शन रेट में और प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट फर्क समझ आ गया? एक्सेप्शन रेट परसेंटेज में होता है और प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट अमाउंट्स में होती है। आगे चलते हैं। अब हम चैप्टर को स्टार्ट कर, अभी सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया था, थीम बताया कि इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हमारे प्रीवियस चैप्टर से कैसे रिलेट करता है। टेस्ट ऑफ डिटेल जब कभी हम परफॉर्म करते हैं, स्टैंडर्ड ये कहता है कि आइटर के लिए रिक्वायर्ड नहीं है कि आइटर 100% आइटम्स को टेस्ट करे। लफ्ज नोट कीजिए, रिक्वायर्ड नहीं है, इसका मतलब है लाजमी नहीं है, लेकिन अगर राइटर करना चाहे किसी एरिया में 100% टेस्टिंग भी कर सकता है। रिक्वायर्ड नहीं है,
करना चाहे तो कर सकता है। सबसे पहला कंसेप्ट जो इस चैप्टर में हमें बताता है ना, पहला कंसेप्ट ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहता है लफ्ज सिलेक्शन में और लफ्ज सैंपलिंग में फर्क है। लफ्ज सिलेक्शन में सैंपलिंग में फर्क है। एक कंसेप्ट है सेलेक्टिंग आइटम्स फॉर टेस्टिंग, टेस्ट करने के लिए आइटम्स को सेलेक्ट करना। वेरीफाई का टेस्ट का मतलब वेरीफाई करना, वेरीफाई करने के लिए आइटम्स को सेलेक्ट करना। इसके बहुत से 3 तरीके हैं। इसके 3 तरीके हैं, नहीं बहुत से 3 नहीं, ठीक है 3, क्योंकि अकाउंटेंट में तो हमें स्पेसिफिक वर्ड यूज करने चाहिए, बहुत से की बजाय 3। आइटम्स को सेलेक्ट करने के 3 तरीके हैं। पहला 100% सिलेक्शन, दूसरा स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन, तीसरा ऑर्डर सैंपलिंग। आइटम्स को सेलेक्ट करने के, आइटम से क्या मुराद है? ट्रांजैक्शंस। आइटम्स को सेलेक्ट करने के 3 तरीके हैं। कौन कौन से? 100% सिलेक्शन, स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन और ऑडिट सैंपलिंग। 100% सिलेक्शन क्या है? 100% सिलेक्शन का मतलब है किसी एक एरिया में जितनी भी ट्रांजैक्शंस आ रही हैं सारी की सारी सेलेक्ट कर लेना। 100% सिलेक्शन का मतलब क्या है? किसी एक एरिया में जितनी भी ट्रांजैक्शन सारी की सारी सेलेक्ट कर लेना। लेकिन रुकिए, हमने तो चैप्टर 1 में ये स्टडी किया था ऑडिटर 100% ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई नहीं करता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हुए ऑडिटर सैंपलिंग करता है। तो क्या ये उस असूल की खिलाफवर्जी नहीं है? इसकी रीजन गौर से सुनिएगा फर्क। 100% सिलेक्शन में मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन है सारी की सारी सेलेक्ट करो, ना 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 ना, किसी एक एरिया के अंदर सारी की सारी आइटम सेलेक्ट करो। मैं ये समझा रहा हूं, फर्क समझ आ रहा है? 100% सिलेक्शन का कंसेप्ट एरिया लेवल के लिए है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के लिए नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कभी भी हम 100% ट्रांजैक्शन को चेक नहीं करते, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनमें 100% आइटम को सेलेक्ट किया जा सकता है। पहली एग्जांपल मेरी, अगर आप क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए जाएं, पता चले शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर 2 ट्रांजैक्शन है, 2 दफा शेयर कैपिटल इशू किया था, एक दफा 400 मिलियन का, एक दफा 250 मिलियन का। अब आप कहें 2 ट्रांजैक्शन है, एक 400 मिलियन, 250 मिलियन, 100% सिलेक्शन नहीं रिक्वायर्ड, मैं तो इसमें सैंपल करूंगा, एक उठाऊंगा ट्रांजैक्शन। आपको कोई अक्लमंद कहेगा? वो कहेगा भाई इधर एक 250 मिलियन की छोड़ रहे हो, एक्सपेंस में 2.5-3 हज़ार की जाके चेकिंग कर रहे होंगे, उससे बेहतर ये है कि ये एक ट्रांजैक्शन आपका 250 मिलियन वेरीफाई करवा देगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अमाउंट। तो इसको मैं सारी की सारी क्यों नहीं चेक कर लेते? तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें हम कुछ एरियाज की 100% आइटम्स को चेक कर लेते हैं। एग्जांपल्स क्या है? पहली एग्जांपल, जब स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यूड, जब ट्रांजैक्शंस कम हैं, उनकी तादाद ज्यादा है। इन परचेजेस अकाउंट देखा, इन्वेंट्री की परचेजेस, उसमें हजारों ट्रांजैक्शंस आ रही थी। 100% सिलेक्शन करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे। फिक्स एसेट का अकाउंट देखा, ड्यूरिंग द ईयर 5 प्लांट परचेज किए थे, 5 की 5 को कर ले, क्योंकि वो अमाउंट भी बड़ी है, मिलियंस की है। तो लेकिन ये आपकी जजमेंट है। बाज़ औक़ात कुछ क्लाइंट हमारे ऐसे होते हैं जिनमें फिक्स एसेट भी बाज़ औक़ात जो है वो 70, 80, 50, 100 ज्यादा हो जाते हैं। तो लाजमी नहीं, फिर उस सूरत में लाजमी नहीं होगा कि आप सारे आइटम को सिलेक्ट करिए। आपकी जजमेंट होगी कि जब आपको लगे किसी एरिया में ट्रांजैक्शन कम है, अमाउंट ज्यादा है, सबको सिलेक्ट कर लें। पहली एग्जाम्पल क्लियर हो गई? अच्छा, ये कंडीशन तो मैंने कहीं और भी पढ़ी है। नेगेटिव कंफर्मेशन की कंडीशन थी, नेगेटिव कंफर्मेशन की, नेगेटिव कंफर्मेशन की कंडीशन में नहीं थी, ये कहना चाहते हैं। ओ सॉरी, मैं गलत समझ गया। नेगेटिव कंफर्मेशन में नहीं थी, पॉजिटिव है। उसमें तो नेगेटिव कंफर्मेशन, यही गलती बताया था ना आप करते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू, लार्ज नंबर स्मॉल। तो इसका मतलब ये हुआ थोड़ा थोड़ा कंफर्मेशन और सैंपलिंग का चैप्टर मिलता जुलता है। थोड़ा थोड़ा कंफर्मेशन और, क्यों भला? एक रीजन है, क्यों भला? क्योंकि कंफर्मेशन में भी सैंपलिंग होती है, कंफर्मेशन में भी सैंपलिंग होती है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। पहली एग्जाम्पल बताइए, क्लियर हो गई? या कोई और एग्जाम्पल भी? और भी एग्जाम्पल? नहीं, वो कह रहे हैं और भी। दूसरी एग्जाम्पल सुनिए, सिग्निफिकेंट रिस्क। जब रिस्क ज्यादा हो, जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शन में रिस्क ज्यादा है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन में रिस्क ज्यादा है, लीगल केसेस में रिस्क ज्यादा है,
लीगल केसेस में रिस्क ज्यादा है? जी मेरे भाई बताइए, लीगल केसेस में रिस्क ज्यादा क्यों है? केसेस बड़ी हाई अमाउंट के हो सकते हैं, हो सकता है क्लाइंट हमें सारे केसेस बताए ही ना, छुपा ले हमसे, ये भी हो सकता है क्लाइंट हार रहा हो, हमें कहे जीत रहा हूं मैं। रिस्क ज्यादा है। मेरी जिंदगी का जो पहला क्लाइंट था ना, मेरे सीनियर ने मुझे कहा क्लाइंट का एक अकाउंट है लीगल एक्सपेंसेस, इसके अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन है सबको वेरीफाई करो। मैंने कहा सर आपने प्रैक्टिस का पहला क्लाइंट है मेरा और मेरा थ्योरी का इतना बड़ा कंसेप्ट तोड़ रहे हैं आप। उसने पूछा कौन सा कंसेप्ट? मैंने कहा मैंने थ्योरी में किताब में ये पढ़ा है, ऑडिटर सैंपल बेस पे काम करता है, आप मुझे कह रहे हो इस अकाउंट के सारी ट्रांजैक्शन चेक करो। उन्होंने कहा भाई इस अकाउंट की कह रहा हूँ, सारी ऑडिट की नहीं कह रहा, और इस अकाउंट की भी इस वजह से कह रहा हूँ इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। मैंने कहा समझ नहीं आई सर, प्लीज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सीनियर ने कहा सुन लें, सीनियर ने कहा देखो हमने क्लाइंट से लीगल केसेस की लिस्ट ली है। मैंने कहा बिल्कुल ली। सीनियर ने कहा वकीलों की लिस्ट भी ली है, जो कि लॉयर्स छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाते हैं, वकीलों की लॉयर्स की लिस्ट भी ली है जो ये केस लड़े। मैंने कहा बिल्कुल ली। सीनियर कहता सोच के बताना अगली बात, क्या ऐसा पॉसिबल है कि क्लाइंट हमें कोई केस के बारे में ना बताए छुपा ले? मैंने कहा पॉसिबल तो है। सीनियर कहता फिर सुन लो, ये तो पॉसिबल है कि क्लाइंट के खिलाफ कोई केस चल रहा हो और क्लाइंट हमें ना बताए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि कोई केस चल रहा हो और वकील को पैसे ना दिए हो, वकील को पैसे ना दिए, उसके ऊपर एक्सपेंस ना हो रहे हो। इसीलिए हम क्लाइंट की उस लीगल केसेस वाली इंफॉर्मेशन को एक्सपेंसेस के साथ मैच करेंगे कि ये पैसे दिए किस केस के दिए, वो केस लिस्ट में शामिल है कि नहीं, ये पैसे दिए किस केस की पेशी थी जिस पर ये खर्चा हुआ, ताकि इससे हमें इंश्योर हो जाए कंप्लीटनेस ऑफ लीगल केसेस, जो कि हमें और किसी सोर्स से पता नहीं चल सकता। क्योंकि अगर क्लाइंट ने वकील को भी समझा दिया कि यार ये केस ना बताना, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए हम यहां से दूसरी चीज को, मैं लीगल केसेस को इसलिए नहीं वेरीफाई करवा रहा साइड के बड़ी अमाउंट तो छोटी छोटी है 2000 2500 5000, लेकिन इस वजह से इस वेरिफिकेशन से हमें कंप्लीटनेस ऑफ लीगल केसेस कंफर्म हो जाएगा। मैंने कहा बेहतरीन, और ये तो रिस्क भी ज्यादा था लीगल केसेस में। तो दूसरी एग्जांपल जिसमें हम 100% काम करते हैं ट्रांजैक्शन किसी एरिया की, वो क्या है कि जब कोई सिग्निफिकेंट रिस्क हो विच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय अदर मींस, जो और किसी तरीके से कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो बिल्कुल अब आपको पता है बैंक्स और लॉयर्स को हम 100% क्योंकि रिस्क ज्यादा है, जो इनके पास इंफॉर्मेशन होती है किसी दूसरे सोर्स से इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट, आप में से कितने स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर पे कभी काम किया हुआ है? कंप्यूटर पे कभी काम नहीं किया? नहीं, AFC कैसे कर लिया आपने? वो क्या वो तख्ती लिख के पास किया? नहीं, AFC कंप्यूटर पे बैठ के नहीं होता था। कभी जिंदगी में एक्सेल खोली? एक्सेल कभी कोई फार्मूला लगाया? इंटरेस्ट का फार्मूला लगाया कभी? भाई जो डेप्रिसिएशन का फार्मूला नहीं लगाया? मैं अभी बताता हूं, इधर लिखे, ये होती है कंप्यूटर की स्क्रीन, ये होती है एक्सेल के डब्बे होते हैं, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे केक, मेरा नवीद 2 लाखों में एक, अब पता नहीं कहाँ है। 10 साल पहले उधार लिया था, आज तक नहीं वापस आया, ना उधार है ना वो आया, सच्चा वाकया है। इसके बाद यहाँ पे कॉस्ट एसेट की। अब बताइए कंपनी के पास एक एसेट होता है, फिक्स एसेट के बहुत से। जो कंपनी ने अपनी लिस्ट बनाई होती है कि मेरे पास ये भी फिक्स है, ये भी नाम के साथ, उस लिस्ट को क्या कहते हैं? फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर। फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर। एक होता है डेटर्स का टी अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट, उसमें टोटल की फिगर होती है, इंडिविजुअल की नहीं। जिस लिस्ट में इंडिविजुअल डेटर्स का नाम और बैलेंस आ रहा होता है, इंडिविजुअल डेटर्स का, उस लिस्ट को क्या कहते हैं? सब्सिडरी लेजर, सेल्स लेजर या डेटर्स लेजर। इसी तरह एक क्रेडिटर्स का कंट्रोल अकाउंट है जिसमें टोटल अमाउंट आ रही है, और एक वो लिस्ट जिसमें इंडिविजुअल क्रेडिटर्स की लिस्ट आ रही है। इंडिविजुअल क्रेडिटर वाली लिस्ट को क्या कहते हैं? परचेज लेजर या सब्सिडरी लेजर या क्रेडिटर्स लेजर। कंट्रोल अकाउंट अलग है, ये डिटेल अलग है। उसी तरह बैलेंस शीट में इन्वेंट्री का टोटल बैलेंस आ रहा होता है, लेकिन क्लाइंट के पास उस इन्वेंट्री में कौन कौन सी आइटम शामिल है नाम के साथ किस सफे पे लिखी होती है, उस सफे को क्या कहते हैं? फिक्स एसेट रजिस्टर। नहीं, मैं इन्वेंट्री की एग्जांपल दे रहा हूं, नो प्रॉब्लम। इन्वेंट्री शीट, स्टॉक शीट,
उसी तरह याद रखें बैलेंस शीट में जिस तरह डेटर्स का टोटल बैलेंस है, क्रेडिटर्स का टोटल बैलेंस है, इन्वेंट्री का टोटल बैलेंस है, लेकिन वेरिफिकेशन बैंक का टोटल बैलेंस है, लेकिन वेरिफिकेशन करने के लिए आपको इंडिविजुअल बैंक के नाम चाहिए कि किसको लेटर सेंड करना है। उसी तरह बैलेंस शीट में फिक्स एसेट का टोटल आ रहा होता है, आपको उसका डिटेल शेड्यूल ब्रेकअप चाहिए होता है, पता चले कौन कौन सा फिक्स एसेट कंपनी के पास है। वो जिस सफे के ऊपर नाम के साथ लिखा होता है ना, नाम के साथ कि ये सुजुकी गाड़ी इस नंबर की है, इस दिन परचेज की थी, ठीक है, ये होंडा गाड़ी इस दिन ये परचेज की थी, नाम के साथ सारी, उसे कहते हैं फिक्स एसेट। फिक्स एसेट रजिस्टर पे क्लाइंट के सारे फिक्स एसेट्स की लिस्ट होती है, वो 100 भी हो सकते हैं, 200, 500 भी। फर्ज कीजिए कंपनी के फिक्स एसेट्स हैं 430, यहां पे उनका नाम लिखा है, यानी डिस्क्रिप्शन लिखी है। डिस्क्रिप्शन कौन सा एसेट है, गाड़ी है, व्हीकल, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, कंप्यूटर है, जो भी। आगे कॉस्ट लिखी है, आगे लिखा है डेप्रिसिएशन रेट 10%, किसी का 15% फॉर एग्जांपल, ये सारी कैटेगरी 10% की है, ये 15% की है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, अमाउंट कितनी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर तो मैन्युअली कैलकुलेट करना हो ना, 100 साल पहले जब हम ऑडिट करते थे मैन्युअली कैलकुलेट करते थे सैंपल बेस पे। अब आगे कंप्यूटर। याद रखें जब कभी हम कोई भी प्रोसीजर कंप्यूटर की हेल्प से परफॉर्म करें, किसी भी ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करते हुए कंप्यूटर यूज करें, तो फिर हम कहते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम ऑडिट प्रोसीजर नहीं परफॉर्म कर रहे, हम परफॉर्म कर रहे हैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। आपने अगर मुझे ईमेल सेंड की कि सर क्लाइंट के साथ मीटिंग हुई थी, उसके मिनट्स ये हैं, तो आपने कंप्यूटर को इस्तेमाल किया, तो आप क्या कहेंगे, मैंने क्या किया, मैंने कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट। नाम से जाहिर है क्या, ऑडिट टेक्निक्स मींस ऑडिट प्रोसीजर, कंप्यूटर असिस्टेड मींस जिसको परफॉर्म करने में कंप्यूटर से असिस्टेंस ली गई हो। ऐसे ऑडिट प्रोसीजर जिनको परफॉर्म करने में कंप्यूटर से असिस्टेंस ली गई उन्हें क्या कहते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट। तो कंप्यूटर का एक फायदा होता है क्या, वो ट्रांजैक्शन को क्विकली प्रोसेस कर देता है। तो अगर इसी तरह ट्रांजैक्शन को मुझे खुद बताइए, अगर कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक CAAT कैट्स से हमारे लिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाए, इजी हो जाए, अब सोच के बताइए, इस कॉलम पे आपने फार्मूला लगाया क्या, इज इक्वल टू A/B, कैलकुलेशन हो जाएगी। इसको फिर कॉपी करके नीचे ड्रैग करते थे, याद है, एक एसेट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से भी कम, और ड्रैग करके 1000 एसेट्स पे ले जाएं तो उसमें भी 1 सेकेंड। तो मुझे बताइए अब इसमें सैंपल बेस पे काम करेंगे कि 100%? क्यों भला? क्योंकि इसमें 100% काम करना भी हमारे लिए इफेक्टिव एफिशिएंट है। हम बढ़िया सा कौन सा हमने करना है, कंप्यूटर ने करना है, तो कंप्यूटर से 100% काम करवाओ। भाई क्लियर हुए बात? इसी तरह किसी सैलरी की अगर आपने टैक्स कैलकुलेशन चेक करनी है तो आपको पता है रूल सबके लिए सेम होते हैं। आप एक दफा फार्मूला बना लें, बस एक पहला फार्मूला बनाने में टाइम लगता है, उसके बाद कॉपी पेस्ट करें, सबकी कैलकुलेशन पता चल जाएगी ठीक हुई है कि नहीं। क्लियर? रेट डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट रेट्स भी हमने एडजस्ट किए होते हैं। एक वक्त था जब मैं नया चार्टर्ड अकाउंटेंट बना तो कैलकुलेशन करने की आदत होती थी। मैं घर का जो बिजली का मीटर है ना, उसके यूनिट हर दूसरे तीसरे दिन नोट करके बिल कैलकुलेट करता था कितना आएगा, और उसमें भी डिफरेंट रेट्स होते थे, उसमें भी डिफरेंट रेट। मुझे शक था कि वो सही रीडिंग नहीं कर, और वो सही रीडिंग नहीं करता था बेसिकली, वो ज्यादा कर लेते। अगले महीने में कहते थे एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन आपको पता है वो जिस महीने हायर होता है ना उसमें हायर रेट लगता है, ये उनकी साइज होती थी। तो उसमें भी तो वो आप फार्मूला में एडजस्ट कर लेते हैं। मैं उसमें फार्मूला लिख दिया हुआ था, 300 तक का अगर यूनिट होंगे तो ये रेट लगाना है, 400 यूनिट होंगे तो पहले 300 पे ये रेट और फिर अगले 100 पे ये रेट। एक्सेल में सिखाते हैं। तो ये विद इन सेकेंड कॉस्ट इफेक्टिव हो तो 100% कर ली जाए, बिल्कुल कर ली जाए। और फिर नेक्स्ट है वो आपने रटा लगाना है क्या, पॉपुलेशन इज होमोजेनियस नहीं, नॉट होमोजेनियस, पॉपुलेशन इज नॉट, कुछ हेट्रोजीनियस भी नहीं, रॉकेट साइंस बना दिया एडिट को नहीं। इसको सोचने समझने की जरूरत नहीं है, गूगल पे भी सर्च नहीं करना, बजो कह दिया आंखें बंद करके एतबार करना है। 100% सिलेक्शन हो गई, 100% सिलेक्शन हो गई। 4 एग्जांपल दिए आपको, कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? दूसरा स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन। स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन का मतलब क्या है? स्पेसिफिक आइटम को सेलेक्ट करना, कुछ खास आइटम को सेलेक्ट करना।
ऐसे आइटम्स सॉरी ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनमें कोई खास बात हो, उनकी खसूसियत की वजह से सेलेक्ट। भाई एक अकाउंट के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं सारी एक जैसी तो नहीं होती, कुछ में खास बात होती है, कुछ में खास बात नहीं होती। जैसे कोई एक अकाउंट की एग्जांपल दे भाई, सेल्स के अलावा दे देना यार, हर दफा परचेज कोई और बता दो। रिपेयर एक्सपेंस, ठीक है। जब आप रिपेयर एक्सपेंस का टी अकाउंट, अब थोड़ा ना आपने एक्सेल के हिसाब से सोचना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज कर। मुझे बताइए रिपेयर एक्सपेंस का टी अकाउंट आपके सामने जब आएगा उसमें सारी अमाउंट्स 2-2 हज़ार की होंगी कि कुछ ट्रांजैक्शन कम अमाउंट की होंगी, कुछ ज्यादा, कुछ कम कुछ ज्यादा। आपने कभी 80-20 एनालिसिस के बारे में सुना है? अच्छा, ये बड़ी अच्छी बताता क्या कहता है, नॉर्मली आप किसी भी अकाउंट को उठा के देख लें, उसमें टॉप 20% ट्रांजैक्शंस 80% वैल्यू को कवर कर रही होंगी और रिमेनिंग 80% ट्रांजैक्शन 20% वैल्यू को कवर कर रहे होंगे। समझ आई? नहीं समझ आई? दूसरी एग्जांपल सुने, कहता है पाकिस्तान के टॉप 20% फैमिलीज को उठा ले, उनके पास पाकिस्तान की 80% दौलत होगी और जो बाकी की 80% अवाम है उनके पास 20% होगी। अब समझ आई? ये कहता है 80-20 एनालिसिस हर जगह चलता है। उसी तरह जब आप किसी एक टी अकाउंट को सामने लेके आएंगे, बताइए उसकी स्ट्रेटिफिकेशन करेंगे कि नहीं करेंगे? उसमें से टॉप 10 आइटम्स या टॉप 20 जो आपका दिल करे वो अलहदा क्लास और बाकी की अलहदा क्लास बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो फिर इसका मतलब है जो स्पेसिफिक आइटम को सेलेक्ट करते हुए आपने ये फैसला किया इस टी अकाउंट में लाखों की ट्रांजैक्शन भी है, हजारों की भी है, मिक्सचर है, तो मैं ये फैसला करता हूं 1 लाख से ऊपर जितनी भी एक्सपेंस हुए उन सबको सेलेक्ट कर लूंगा, ऑल आइटम्स ओवर सर्टेन अमाउंट को सेलेक्ट कर लूंगा। ऑल आइटम्स ओवर, ये सर्टेन अमाउंट क्या होगी? ये एरिया टू एरिया वेरी करती है, कभी 1 लाख होगी किसी एरिया में, किसी एरिया में 5 लाख होगी, हो सकता है किसी एरिया में हो सकता है 2.5 लाख हो। तो मैंने रिपेयर एक्सपेंस में क्या कहा कि मुझे टॉप 10 आइटम्स उठा दो। ये टॉप 10 आइटम्स आसानी से वो एक्सेल में फिल्टर का फार्मूला होता है शायद, या वो होता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का, उससे आइटम आ जाती हैं। ऑल आइटम ओवर सर्टेन अमाउंट। अब मुझे ये बताइए ऑल आइटम ओवर सर्टेन अमाउंट, क्या ये 100% सिलेक्शन है? क्यों? क्योंकि हम ऑल आइटम ओवर सर्टेन उठा रहे, ऑल आइटम बिलो दैट अमाउंट नहीं उठा रहे, इसलिए 100% सिलेक्शन नहीं है। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, ऑल आइटम ओवर सर्टेन अमाउंट हम भला क्यों उठाते हैं? ताकि कम ट्रांजैक्शन में ज्यादा वैल्यू कवर हो जाए, कम ट्रांजैक्शन चेक करके ज्यादा वैल्यू कवर हो जाए, ज्यादा परसेंटेज कवर हो जाए, 20% काम करके 80% आइटम्स कवर हो जाए। क्लियर? क्लियर? आगे सुने, ये क्या ये स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यूज नहीं होगा? कह सकते हैं हो गया, लेकिन एरिया लेवल पे इसको इसके साथ मिक्स नहीं करना। इस पूरे एरिया में लार्ज वैल्यूज थी, इस एरिया में कुछ स्मॉल है कुछ लार्ज है, ये कंसेप्ट अलग है। भी समझ आ रही है ना? अच्छा आगे। अच्छा मुझे बताइए टॉप 20 तो उठा ली आपने या 10 जितनी भी थी, बाकी की इग्नोर कर देना, छोटी छोटी है, क्या करना? बाकी में से भी आइटम्स को सेलेक्ट करना है। एग्रीड? एग्रीड? कैसे? सैंपलिंग से पहले एक और क्राइटेरिया होता है, एक और खसूसियत होती है आइटम्स में, रिस्क जिसकी बेस पे हम आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं। जैसे बड़े बड़े डाटा को तो सेलेक्ट कर लिया हमने, क्या जो डाटा ओवरड्यू हैं उनको सेलेक्ट नहीं कर लेना चाहिए? खास तौर पे ओवरड्यू को, खास तौर पे ओवरड्यू को, क्यों? रिस्क है बैड डेट का। खास तौर पे जिनका बैलेंस नेगेटिव है उनको सेलेक्ट करना चाहिए कि नहीं? रिस्क है मिस स्टेटमेंट का। तो इसीलिए पहला क्राइटेरिया हमारा होता है किसी भी एक अकाउंट के अंदर, याद रखिए ये केस स्टडी में टेस्ट करेगा आपको, एक एरिया देके डेटर्स का या क्रेडिटर्स का कहेगा बताओ कौन कौन सी ट्रांजैक्शन उठा दिया तुमने। सबसे पहले हम बड़ी बड़ी आइटम उस एरिया के अंदर बड़ी बड़ी लार्ज वैल्यू आइटम उठाएंगे, फिर उस एरिया के अंदर जो रिस्की आइटम्स होंगी वो उठाएंगे। अब रिस्की आइटम्स क्या है? ये एरिया टू एरिया वेरी करेगा। एक्सपेंसेस के एरिया में क्रेडिट आइटम रिस्की है, लेकिन इनकम के एरिया में डेबिट आइटम रिस्की है। अच्छा तो बताइए सैलरीज के अकाउंट में 13 एंट्रीज हैं,
12 एंट्रीज 5 तारीख को रिकॉर्ड हुई है, 13वीं एंट्री 18 तारीख को रिकॉर्ड हुई है। बताइए किस में रिस्क है? कि सैलरीज तो हर महीने 5 तारीख को पे हो रही है, ये 18 वाली कोई मिस क्लासिफिकेशन। तो हम आइटम को सिलेक्ट करते हुए सिर्फ लार्ज आइटम, बड़ी वैल्यूज नहीं, बल्कि जो रिस्की आइटम्स हैं उनको भी सिलेक्ट करते हैं। और बात हम तीसरा पॉइंट भी इसमें आपको बता देता हूं, इसलिए भी आइटम को सिलेक्ट करते हैं कि हमने कुछ अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी होती है। जैसे आप सीएफओ के पास गए, सीएफओ से पूछा सर मुझे हमारा स्टैंडर्ड है, वो ये कहता है किसी क्लाइंट पे जाओ सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ऑब्टेन करो। सीएफओ ने कहा क्यों अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ऑब्टेन करनी है? हमने कहा ताकि रिस्क असेसमेंट कर सके। उन्होंने कहा क्यों रिस्क असेसमेंट करनी है? हमने कहा ताकि बाद में देख सके सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम करने हैं कि ज्यादा। उसने कहा अच्छा तो करो रिस्क असेसमेंट। हमने कहा उसके लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी चाहिए। उसने कहा तो करो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी। हमने कहा अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी में जरूरी है हमें पता चले आपकी कौन कौन सी मेजर ट्रांजैक्शन है, उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करें। उसने कहा हमारी मेजर ट्रांजैक्शन है सेल है, परचेज है, पेरोल है, कैश है, बैंक है, इन्वेंट्री है, फिक्स एसेट है, ये 6-7 मेजर है। हमने कहा अच्छा तो हम सेल्स की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना चाहते हैं। उसने कहा बताओ, ज़बानी कलामी सुनोगे कि सिस्टम के अंदर घुस के अपनी आंखों से देखना पसंद करोगे? उसने कहा सेल्स का अकाउंट उठाओ, फिर उसमें से कोई एक ट्रांजैक्शन पकड़ लो और हमारा जो सेल्स सिस्टम का स्टार्ट है ना, यानी ऑर्डर डिपार्टमेंट, वहां पे पहुंच जाओ और देखो कि स्टार्ट से लेके एंड तक ये ट्रांजैक्शन कितने डिपार्टमेंट से प्रोसेस हुई, हर डिपार्टमेंट में क्या क्या एक्टिविटी हुई, क्या क्या डॉक्यूमेंट जनरेट हुए और एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कैसे ये रिकॉर्ड हुई। स्टार्ट से लेके कोई एक ट्रांजैक्शन उठा लो, चाहे एक कैश की है एक सेल्स की उठा लो, 1-2 ट्रांजैक्शन उठा लो, जो सिस्टम के स्टार्ट पे पहुंच जाओ और फिर स्टार्ट से लेके एंड तक खुद देखो। एक तो ये है ना कि मैं इधर बैठ के तुम्हें बता दूं कि सर हमारा सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट ये करता है, डिस्पैच डिपार्टमेंट ये करता है, इनवॉइसिंग डिपार्टमेंट ये करता है, अकाउंट डिपार्टमेंट ये करता है। खुद दूसरा तरीका क्या है? खुद जाके देखो, और ये ज्यादा बेहतर तरीका है, ये ज्यादा बेहतर तरीका। इसको हम कहते हैं वॉक थ्रू टेस्ट। क्या कहते हैं? वॉक थ्रू टेस्ट। मुझे याद आ गया, अगर बात से बात निकले तो डिस्कस कर दूं, चाहे टॉपिक कंप्लीट ना भी हो कोई इशू तो नहीं है, चाहे लेट बैठना पड़ जाए कोई इशू तो नहीं है। चलिए फिर रहने देते हैं, फिर रहने। हमारी एक टीम थी, हमारे पास एक असाइनमेंट आई थी, समझ लीजिए किसी इंटरनेशनल बैंक ने कोई ग्रांट देनी थी, लेकिन उसने कहा कि जी मुझे बताइए मैं हॉस्पिटल्स को ग्रांट देना चाहता हूँ ना, तो मैं, लेकिन मुझे बताइए आपके पास पेशेंट कितने आते हैं, आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं और कितने आप खुद पेशेंट से रिकवरी कर सकते हैं, कितना शॉर्टफॉल है जो हम फाइनेंस करें, आपको एड दें, जरा हमें कैलकुलेशन करके बताएं। फर्म को इंगेज किया गया, फर्म में उन्होंने टीम बनाई, टीम का काम था डिफरेंट हॉस्पिटल में जाके ना कुछ डाटा इकट्ठा करें कि पेशेंट्स कितने आते हैं, पेशेंट से फीस कितनी चार्ज करते हैं, बेड ऑक्यूपेंसी कितनी होती है, मतलब पेशेंट की तादाद और कैपेसिटी के लिहाज से। हम समझ लीजिए अगर 10 टीम थी ना, 10 लोग थे, 9 लोग क्या करते थे, जाते थे हॉस्पिटल में सीधा अकाउंट्स ऑफिस में, हम कहते थे सारी इंफॉर्मेशन इसके पास होती है, कितने रूम्स हैं, कितने पेशेंट्स आते हैं जाते हैं, फीस, जाते थे चाय शाय पीते थे, सुकून से इंफॉर्मेशन लेते थे, वापस आके इंफॉर्मेशन जमा करवा देते थे। एक बंदे ने ये काम नहीं किया, वो गया, हालांकि उसके पास अथॉरिटी लेटर था, वो गया और पेशेंट की लाइन में घुस गया और कहने लगा सर मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा ये 10 रुपये जमा करवाओ। उसने 10 रुपये जमा करवाया, पर्ची ली, लाइन में लगा, बारी आई, डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि जी ये मेडिसिन आपको यहाँ से फ्री मिल जाएगी, फ्री मेडिसिन भी ली, वहाँ से निकल के दूसरे डिपार्टमेंट में घुस गया, सर मुझे नज़र ठीक नहीं आ रहा। मैंने कहा आ जाओ, यानी उस सिस्टम से गुजरा खुद। उसके बाद पूरे उस असाइनमेंट में, अच्छा जितनी ग्रिप उसको थी ना, जितनी ग्रिप उसको थी अब सिस्टम की, उसमें से हम में से किसी को भी इतनी ग्रिप नहीं थी। वो हमसे ये पार्टनर ने ये पूछा कि अच्छा मेडिसिन फ्री मिलती है कि पेशेंट्स खरीदता है? तो हम कहते थे सर फ्री भी कभी मिलती है, नए थे ना, कोई इतना सिस्टम का अंदाजा नहीं था, तो पैसे थे। उसको पता था फ्री मिलती है। फ्री मिलती है किस बेस पे मिलती है, किसके साइन होते हैं, ठीक है, ये उसको और किसी को नहीं पता, हमें सिर्फ वही इंफॉर्मेशन पता थी जो काउंटर ने हमें दी। ग्राउंड रियलिटीज कुछ डिफरेंट भी होती हैं, कुछ एडिशनल चीजें होती हैं, हमें नहीं पता था, उस सीनियर को पता था। उसके बाद पूरी असाइनमेंट में जो उस सीनियर की वाह, देखिए एक दिन उसने कष्ट उठाया, एक दिन उसकी वारी हुई, लेकिन उसके बाद पार्टनर की नजरों में उसकी अहमियत बढ़ गई कि ये बंदा सिस्टम को सही जा। उसने क्या किया भला? हमने क्या किया? हमने किया इंक्वायरी। उसने क्या किया? ऑब्जर्वेशन। और ये प्रोसेस खास तौर पे जो स्टार्ट से लेके खुद किसी सिस्टम का हिस्सा बनना और ये देखना कि कोई एक ट्रांजैक्शन पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व करना, किसी एक एंगल को नहीं, पूरे सिस्टम को, इसको कहते हैं वॉक थ्रू टेस्ट।
वॉक थ्रू का मतलब क्या है कि वॉक कर रहे हैं थ्रू आउट द सिस्टम, यानी स्टार्ट से लेके एंड तक कोई ट्रांजैक्शन कितने फेजेस से गुजरती है, हर डिपार्टमेंट में क्या एक्टिविटीज होती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जनरेट हो रही हैं, ये सारा स्टार्ट से एंड तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे एंट्री पड़ रही है, इसको कहते हैं वॉक थ्रू करना। तो ये वॉक थ्रू, तो अगर आप वॉक थ्रू करना चाहते हैं, सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना चाहते हैं, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ आइटम सेलेक्ट करके उनके साथ चलना पड़ेगा ना। तो वो आइटम कुछ आप स्पेसिफिक सेलेक्ट करते हैं, जैसे सेल्स है तो एक ट्रांजैक्शन की जरूरत है, लेकिन अगर सेल्स क्रेडिट है और कैश है तो फिर आप खास तौर पे एक ट्रांजैक्शन क्रेडिट सेल की सेलेक्ट करेंगे और एक खास तौर पे कैश सेल्स की। किस लिए? ताकि अंडरस्टैंडिंग मिले आपको। स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन क्लियर हुई एग्जांपल के साथ। इसमें 3 पॉइंट है, फिलहाल 2 शो किया क्योंकि केस स्टडी में 2 टेस्ट करता है, ठीक है, तीसरा भी है, वो रटा लगाने के लिए आपके एग्जांपल काम आ जाएगी। वॉक थ्रू टेस्ट की टर्म वॉक थ्रू की टर्म ना भूलिएगा, वॉक थ्रू की टर्म दोबारा आएगी। फिर ऑडिट सैंपलिंग। ऑडिट सैंपलिंग क्या है? 100% से कम का सैंपल सेलेक्ट करना, 100% से कम का सैंपल सेलेक्ट करना और सारी पॉपुलेशन के बारे में बताना, 100% पॉपुलेशन के बारे में कि वो ठीक है कि गलत है ना जी बात, कि 100% से कम का आइटम सेलेक्ट करना, 100% से कम ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करना और सारी पॉपुलेशन के बारे में ठीक है कि नहीं। सेलेक्ट ऑडिट सैंपलिंग क्या है? कहता है ऑडिट सैंपलिंग है सेलेक्टिंग लेस देन 100% आइटम, 100% से कम आइटम को सेलेक्ट करना। क्या सैंपलिंग में 100% आइटम सेलेक्ट की जाती हैं? 100% से कम, लेकिन ऐसे सिलेक्शन करना कि ईच आइटम का सिलेक्ट होने का चांस हो, हर आइटम के सिलेक्ट होने का चांस हो, ठीक, क्योंकि हर आइटम के सिलेक्ट होने का चांस होगा तो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन होगा ना। सैंपल के बारे में कहा जाता है कि सैंपल ध्यान से सिलेक्ट करना है, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन हो। किस लिए? टू प्रोवाइड कंक्लूजन अबाउट एंटायर पॉपुलेशन, ताकि सारी की सारी पॉपुलेशन के बारे में हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सके। वही क्लियर हुआ? मुझे वैसे समझ नहीं आई, कुछ टेक्निकल बात कर रहा है, मुझे इतनी को समझ आई है कि सैंपलिंग का मतलब ये होता है कि अगर क्लास में 150 बच्चा बैठा हुआ है ना, तो उसमें से 15 बच्चों को सेलेक्ट करके अंदाजा लगाना कि एग्जाम में कितने बच्चे पास होंगे। क्या ये भी एक सैंपलिंग की एप्लीकेशन है? बताया था पहले, प्रिंसिपल साहब आए, कहने लगे हम ये देखना चाहते हैं आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट आईक्यू के पेपर में पास होंगे। मैंने कहा देखिए सबका इंटरव्यू लीजिए, 150 बच्चा, अगर एक एक बच्चे से पूछ लीजिए आपको पता चल जाएगा कौन पास होने को। प्रिंसिपल कहेंगे मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 150 बच्चा में हर एक का इंटरव्यू, मैं 15 बच्चे उठा के उनसे पूछूंगा। 15 बच्चे उठाए और उनसे पूछा, क्वेश्चन किए, 6 ने सेटिस्फैक्टरी जवाब दिया, 4 ने सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया, ठीक है। तो प्रिंसिपल साहब क्या ये कहेंगे कि भाई आपकी क्लास में 6 ने सही जवाब दिया, 6 बच्चे पास होंगे? इस कंक्लूजन में क्या गलती है? अगर प्रोजेक्शन नहीं की तो प्रिंसिपल साहब को क्या कहना चाहिए? 15 में से 6 बच्चे अगर पास होने वाले हैं तो 150 में से कितने पास होने वाले हैं? 60। ये है प्रोजेक्शन, 60 बच्चे पास, ठीक है। जब कभी सैंपलिंग करते हैं प्रोजेक्शन लाजमी करनी है। क्या ये जो प्रोसीजर परफॉर्म किया ये सैंपलिंग है? बिल्कुल सैंपलिंग है, बिल्कुल सैंपलिंग। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम सैंपल को चेक करके पूरी पॉपुलेशन के बारे में अंदाजा कायम करें कि वो ठीक है कि नहीं? क्या ये ठीक है? क्या ये लॉजिकल है कंक्लूजन? तरीकाकार? बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है। वो जो नाई देग पकाता है वो भी तो सैंपलिंग करता है, नहीं करता सैंपलिंग? कैसे करता है? पूरी देग नहीं खाता, एक प्लेट का। लेकिन याद रखिए उसका भी वो जो प्लेट निकालता है ना, उसका भी असूल होता है। क्या? वो देग को घुमा के, एक दफा घुमा के, घुमाता किस लिए भला? ताकि जो सैंपल आए पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव हो, क्योंकि पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा कंक्लूजन सही नहीं होगा, ठीक है। अगर प्रिंसिपल साहब आए और मैं कहूं कि सिर्फ ये जो अच्छे बच्चे हैं क्लास के, सर इन्हीं से इंटरव्यू करें इनसे, क्या ये सैंपलिंग होगी? अगर मैं कहूं प्रिंसिपल साहब आपको 15 बच्चे चाहिए, मैं 15 बच्चे देता हूं, क्या मैं टीए से चुपके से कहूं और पिछले टेस्ट में जो टॉप 15 थे ना वो बच्चे कौन से थे लिस्ट लाओ, वो टॉप 15 की लिस्ट लाए और मैं प्रिंसिपल साहब से कहूं सर ये बच्चे हैं इनसे पूछ लीजिए, प्रिंसिपल साहब उनसे पूछ लिया उन्होंने, क्या ये सैंपलिंग है? सैंपलिंग नहीं है, बिल्कुल ठीक। सैंपलिंग नहीं है तो क्या है? ये स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन है, समझ रहे हैं? याद रखें आइटम को सेलेक्ट करने के 3 तरीके हैं, 100% सिलेक्शन, स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन, ऑडिट सैंपलिंग। अब देखिएगा ऑडिट सैंपलिंग की डेफिनेशन ध्यान से सुनिए, ये कैसे डिफरेंशिएट कर रही है अपने आप को दूसरे मेथड से।
क्योंकि अगला सारा जो चैप्टर चलना है ना वो इसमें खुलना है आगे, ये इधर क्लोज, ये इधर ही क्लोज, इसी लर्निंग ऑब्जेक्टिव में आगे चल के ये खुलेगा। लेकिन इसको डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं ये समझिएगा। पहला चीज ऑडिट सैंपलिंग में पहली चीज क्या कह रहा है, ऑडिट सैंपलिंग का मतलब क्या है, सेलेक्टिंग लेस देन 100% आइटम। जब लेस देन 100% आया ना डेफिनेशन में, तो सैंपलिंग ने अपने आप को इससे डिफरेंशिएट कर लिया, क्योंकि इसमें 100% सिलेक्शन है और ये क्या कह रहा है, सैंपलिंग है लेस देन 100%। जब सैंपलिंग ने ये कहा कि ईच आइटम हैव चांस ऑफ सिलेक्शन, तो सैंपलिंग ने अपने आप को स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन से अलग कर लिया, क्योंकि स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन में ईच आइटम के सिलेक्ट होने का चांस नहीं है। अगर ऑल आइटम ओवर सर्टेन अमाउंट सिलेक्ट करें तो ऑल आइटम्स ओवर बिलो अमाउंट उसका कोई चांस नहीं है। अगर डेबिट के एरिया में क्रेडिट आइटम को सिलेक्ट करें क्योंकि रिस्क है, तो डेबिट आइटम के सिलेक्ट होने का चांस नहीं है। इसीलिए इन दोनों पॉइंट से सैंपलिंग इन मेथड से डिफरेंशिएट हो गई। एग्री करते हैं? अच्छा, फिर सैंपलिंग का फायदा क्या हुआ? फायदा वो तीसरी बात में बता रहा है। सैंपलिंग का फायदा ये होगा कि आप काम करेंगे 15 आइटम्स के ऊपर, लेकिन 150 के बारे में बताएंगे कि क्या होने वाला है। काम करेंगे 15 आइटम्स के ऊपर, लेकिन बताएंगे 150 के बारे में कि वो ठीक है कि नहीं, वो पास होने वाले हैं कि नहीं। यह सैंपलिंग का फायदा है कि नहीं? टेक्निक सैंपलिंग की कमाल की है। कैसे कैसे मैं बताऊं, कैसे ये कमाल की टेक्निक है? कैसे कमाल की टेक्निक है कि 100% से कम काम किया, सबके बारे में बता दिया, सबके बारे में बता दिया। लेकिन याद रखें, इसमें सबसे अहम चीज पता है क्या कहता है? कहता है कि हर आइटम के सेलेक्ट होने का चांस, क्योंकि ये होगा तो ही हम कहेंगे सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है पॉपुलेशन का। अगर ये नहीं तो फिर वो स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन बन जाता है। सैंपलिंग कहाँ यूज होती है? जहां जहां टेस्टिंग वहां वहां सैंपलिंग, जहां जहां टेस्टिंग वहां वहां सैंपलिंग, जहां जहां टेस्टिंग वहां वहां सैंपलिंग। अब मुझे बताइए, मैं ऑडिट प्रोसीजर आपको बताता हूं, मैं ऑडिट प्रोसीजर बताता हूं, आपने बताना है सैंपलिंग कहां कहां यूज होती है। एक, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर सैंपलिंग यूज होगी? नहीं होगी। दूसरा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल होगी। तीसरा, सब्सटेंटिव में 2 टाइप्स हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर पहली टाइप, इसमें होगी सैंपलिंग, और टेस्ट ऑफ डिटेल। इसका मतलब है सैंपलिंग होगी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में, होगी टेस्ट ऑफ डिटेल्स में। क्लियर हो गई ये चीज? अब एग्जामिटिव सुन लीजिए, एग्जामिटिव सुन लीजिए। एग्जाम में आपके सामने एरिया लेके आएगा, कहेगा सैंपलिंग सीखी है, सॉरी सिलेक्शन सीखी है कि नहीं, सिलेक्शन सीखी है कि नहीं। प्रैक्टिकली आपका सीनियर आपको कहे ये एरिया है आपके सामने एडवर्टाइजमेंट का, इसमें से आइटम सेलेक्ट करो, सिलेक्शन कर लेंगे कि नहीं? स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे भला? अभी मैं आपको केस स्टडी अटेम्प्ट करने का तरीकाकार बता रहा हूं। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे? उसकी सारी 100% ट्रांजैक्शन नहीं नहीं, ये स्पेसिफिक एरिया बता रहा हूं। सबसे एक एरिया के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेप स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू, उसको ऑर्डर में स्लाइड करके जो बड़ी बड़ी आइटम्स होंगी उन सबको उठा देंगे। अच्छा, ये मैं ना कुछ चीजें, कुछ ऐसे अल्फाज है वो हमारे प्रोफेशन काम करते हुए ना जबान पे चढ़े होते हैं, बोल देते हैं, तो बस का कुछ स्टूडेंट एतराज करते हैं, कहते हैं सर ये उठा लेना क्या होता है? उठा लेना का मतलब होता है सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। स्टूडेंट ने एतराज किया, मुझे याद आ गया। हाँ, तो उनमें से जो बड़ी बड़ी कंसेप्ट के ऊपर फोकस करें, अल्फाज के ऊपर नहीं, कंसेप्ट के ऊपर बड़ी बड़ी सारी आइटम्स को उठा लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? रिस्की आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे। आपको उनमें जो भी रिस्की आइटम्स लगे उनको सिलेक्ट करेंगे, और रिस्की आइटम्स को भी सिलेक्ट करने के बाद फिर तीसरे नंबर पे बाकी की जो आइटम्स रह जाएंगी जो हैं भी छोटी छोटी और उनमें रिस्क भी नहीं है, बाकी यही रह जाएगा ना, हैं भी छोटी छोटी, रिस्क भी नहीं है, उसका क्या करेंगे? उसको भी छोड़ना नहीं, उसको भी सैंपल से कुछ ना कुछ आइटम सेलेक्ट करेंगे। इसको छोड़ क्यों नहीं रहे? इंडिविजुअली इमटेरियल एग्रीगेट होके मटेरियल हो सकता है। और यही कंसेप्ट आई कैप ने 4-5 केस स्टडी में टेस्ट किया हुआ है। वो कहता है ऑडिटर ने क्या किया, बड़ी बड़ी कुछ आइटम को सिलेक्ट कर लिया, फिर क्या किया, कुछ रिस्की आइटम को सिलेक्ट कर लिया, बाकी उसने कहा इमटेरियल इग्नोर कर दिया। सही किया क्या? कंफर्मेशन में भी मेरे ख्याल 2-3 केस स्टडी में उसने ऐसा किया था। क्लियर हो गया? अब आपके सामने अगर वो इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड पे एक केस स्टडी दे के आपसे पूछे कि बताओ इसमें से किन किन आइटम को कैसे टेस्ट करोगे, बता देंगे? बता देंगे? अच्छा, ये जो आज की असाइनमेंट में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में केस स्टडी है ना, इसकी रिक्वायरमेंट जिसको समझ आ गई ना, उसको क्वेश्चन समझ आ गया। आज की अभी नहीं, घर जाके करनी है आपने, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट जिसको समझ आ गई ना, और रिक्वायरमेंट लिखने में मेरा ख्याल है उसने ज्यादती की आई, क्या आपने उसको क्लियरली बताना चाहिए वो हमसे क्या रिक्वायर कर रहा है। लेकिन वो पता क्या करता है? सुने आई कैप का तरीका वारदात सुने।
वो क्लियरली नहीं बताता कि वो क्या चाह रहा है, एम्बिग्विटी रखता है। एम्बिग्विटी का मतलब एक लाइन पढ़ के ना हमें लगता है शायद ये लिखना है या शायद वो लिखना है, या ये लिखना है या शायद वो लिखना है। इस सिचुएशन में हमारा, अगर एग्जाम में हमें क्लियर हो जाए ना ये लिखना है तो फिर ये लिखे, अगर क्लियर हो जाए वो लिखना है, और अगर क्लियर ना हो तो ये भी लिखें और वो भी लिखें। ये आज के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, केस स्टडी वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें आपको ये मेरी बात याद आएगी कि सर ने क्लास में कहा था ये लिखना है कि वो लिखना है, और जब डिसाइड ना कर सको तो दोनों ही लिख दो, दोनों लिख दो। ये याद आएगी बात आज आपको घर जाके जब केस स्टडी कर रहे होंगे। एक मिनट एक होता है ऑडिट रिस्क मॉडल और एक क्या होता है, एक इक्वेशन है ऑडिट में यूज होती है। इक्वेशन, ऑडिट भी रॉकेट साइंस है, इसमें देखे मैथमेटिकल इक्वेशन भी यूज होती हैं। तो ऑडिट में एक मैथमेटिकल इक्वेशन यूज होती है, उसे क्या कहते हैं? कहते हैं ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क। ऑडिट क्या इक्वेशन है? ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल इनटू। अच्छा, ये साइन प्लस को शो करता है कि मल्टीप्लाई करता है? शाबाश। अब देखें, इसको आसान इंग्लिश में कन्वर्ट करूं, आसान इंग्लिश में कन्वर्ट के ऑडिट रिस्क यानी ये रिस्क कहीं ऑडिट फेल ना हो जाए, यानी ये रिस्क के कहीं ऑडिटर मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। ये रिस्क 3 रीजन की वजह से होता है। पहला इनहेरेंट रिस्क कि कोई ट्रांजैक्शन खुद बहुत मुश्किल थी। दूसरा कंट्रोल रिस्क कि क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल ही वीक थे, उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। और तीसरा डिटेक्शन रिस्क, ऑडिटर ही फारिग था, उसके प्रोसीजर मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाए। ऑडिट इसका मतलब क्या है? ऑडिटर मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाया, ऑडिट फेल हो गया, ऑडिट फेल हो गया, ऑडिटर फेल हो गया, ऑडिटर फेल हो गया। किस चीज में फेल? पेपर में नहीं, मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करने में फेल हो गया। ऑडिट रिस्क क्या है? ऑडिटर मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट करने में। इसके 3 रीजन है। पहले रीजन क्या है? इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट का मतलब क्या है? कि ट्रांजैक्शन में ही कुछ ऐसी बाय डिफॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि वो मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करना मुश्किल था। जैसे ऐसी ट्रांजैक्शन जिनमें एस्टीमेट्स, जजमेंट्स, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती हैं, उनमें मिस स्टेटमेंट को साबित करना, आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाए। एग्जाम्पल बताई थी ना? क्या एग्जाम्पल बताई थी? उस्ताद ने शागिर्द से पूछा था, क्या सजा देनी थी ना शागिर्द को, इसको, तो इसका सवाल पूछा, क्या अगर तूने गलत जवाब दिया ना छोड़ूंगा नहीं तेरे को, छोड़ूंगा नहीं ना। बताओ तुम्हारे सर पे कितने बाल हैं? मिसाल दी थी ना, याद आई है? 1 मिनट है, देखते हैं इसको याद है कि नहीं। अगर गलत जवाब दिया ना तो ठुकाई सच में बड़ी होगी। बताओ सर पे कितने बाल हैं? 1,05,010। अरे गिनती कर लें, क्योंकि इसको पता है इसको वेरीफाई करना मुश्किल है। तो मैनेजमेंट प्रोविजन फॉर बैड डेट में, वारंटी में, एस्टीमेट्स में, डेप्रिसिएशन में, जो फ्यूचर पे डिपेंड कर रहे होते हैं, उनमें अगर गड़बड़ करें उनको वेरीफाई करना। तो चूंकि ये एरिया ही ऐसे हैं, ये एरिया ही ऐसे हैं जिनमें वेरिफिकेशन मुश्किल होती है, इसको क्या कहते हैं? इनहेरेंट रिस्क। और अगर क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट ना कर सके, कंट्रोल रिस्क। और अगर ऑडिटर ना डिटेक्ट कर सके, डिटेक्शन रिस्क में किसका कसूर है? ऑडिटर का। शाबाश। कंट्रोल रिस्क किसका कसूर है? मैनेजमेंट का। इनहेरेंट रिस्क किसका कसूर है? ना ऑडिटर का ना मैनेजमेंट का। ये नेचर ऑफ अकाउंट, उस अकाउंट का कसूर है, वो ट्रांजैक्शन ही ऐसी है। भाई समझ आए? बताइए फिर, ऑडिट का पेपर फेल होता है स्टूडेंट का, इसमें किसका कसूर है? 3 रीजन हो सकती हैं, 3 रीजन। पहले रीजन इनहेरेंट, सीए के पेपर ही बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट मुश्किल होते हैं। भाई ये रीजन होती है कि नहीं? ये भी रीजन होती है, लेकिन और भी रीजन होती है दूसरी। वो क्या? कंट्रोल रिस्क। टीचर पे बाद में आना, टीचर पे बाद में आना। कंट्रोल क्या? कि स्टूडेंट का जो अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है वो वीक होता है। स्टूडेंट डेली पढ़ता नहीं है, टेस्ट नहीं देता, क्लास में अटेंटिव नहीं होता, मोबाइल देखता रहता है, होम असाइनमेंट नहीं करता,
ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछता, ये सारी रीजन, ये क्या है, कंट्रोल सिस्टम वीक है ना, ये कंट्रोल इसका है, जिसमें किसका कसूर है, बच्चे का। और डिटेक्शन, हाँ, और डिटेक्शन रिस्क क्या है, ठीक है, के प्रोसीजर के फर्ज के टीचर, इस एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये आपने टीचर के बार बार लेके ना तो फिर जरा जज्बाती कर दिया। इनहेरेंट रिस्क, स्टूडेंट सीए के पेपर में फेल होते हैं, पहली बड़ी रीजन क्या है, सीए ही मुश्किल है। दूसरा, इसका क्योंकि सिस्टम के साथ, सिस्टम है तो इसको कॉलेज के सिस्टम से रिलेट कर ले। दूसरी रीजन यह है कि कॉलेज का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही ठीक नहीं था, टेस्ट नहीं होते थे, टीचर टाइम पे नहीं आता था, सवाल के जवाब नहीं देता था, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं करवाया, शुरू के टॉपिक हल्की स्पीड में, एंड पे तेज थे। ये सारा सिस्टम की वीकनेसेस है, ये कंट्रोल रिस्क। और अगर स्टूडेंट खुद भी प्रोसीजर परफॉर्म ना करे सफिशिएंट तो डिटेक्शन रिस्क है। एग्री करते हैं, किसी भी स्टूडेंट क्या सीए के पेपर में फेल होने की 3 रीजन होती हैं। पहली रीजन क्या है, पेपर मुश्किल होते हैं सीए के। दूसरी रीजन क्या है, जिस कॉलेज में जाता है उसमें सिस्टम हो सकता है ठीक ना हो। तीसरी रीजन क्या है, स्टूडेंट के हो सकता है खुद भी प्रोसीजर सही परफॉर्म ना कर रहा हो। और याद रखिए, तीनों ही रीजन होती हैं किसी ना किसी हद तक, तीनों ही रीजन होती हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह प्रैक्टिकली भी जब कोई भी ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करता है, गौर से सुनिएगा, अब क्लाइमेक्स पे आ रहा हूं। प्रैक्टिकली कोई भी ऑडिटर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करता है और रिपोर्ट साइन करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, उसके बाद पता चलता है इसमें गड़बड़ है, ऑडिट फेल हो गया। ऑडिट का जो मकसद था यही था ना, मिस वही नहीं आइडेंटिफाई कर सका, ऑडिट फेल हो गया। कितनी रीजन हो सकती हैं? पहली रीजन क्या, इनहेरिटेंस का मतलब क्या, जिस एरिया में मिस स्टेटमेंट निकली वो एरिया ही बाय डिफॉल्ट डिफिकल्ट था। दूसरी रीजन क्या हो सकती है, मैनेजमेंट का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो ही वीक था, वरना मैनेजमेंट का सिस्टम ही इसको पकड़ लेता मिस स्टेटमेंट। तीसरी रीजन क्या है, ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिटर ने प्रोसीजर भी सही परफॉर्म नहीं, वरना ऑडिटर अपने प्रोसीजर से इसको डिटेक्ट कर लेता। जब ये तीनों रीजन इकट्ठी होती है ना, फिर ऑडिट फेल होता है, फिर ऑडिट फेल होता है। तो इतनी सारी डिस्कशन में आपने सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क। और इसको आपने, ये तो मैथमेटिकली है ना, कंसेप्चुअली इसको कैसे याद करना है इस कंसेप्ट को, कि ऑडिट फेल होने की, ऑडिट रिस्क की 3 रीजंस होती, और तीनों होती हैं हर केस में, तीनों होती है। पहली रीजन क्या होती है कि उस अकाउंट के नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की वजह से मिस स्टेटमेंट हुई। दूसरी रीजन क्या है, क्लाइंट कंट्रोल रिस्क, क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में वीकनेस की वजह से मिस स्टेटमेंट नहीं डिटेक्ट हो पाई। और तीसरी रीजन क्या है, ऑडिटर के प्रोसीजर्स उसने सही परफॉर्म नहीं किए, जिसकी वजह से मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं हो पाई। अच्छा, मुझे फिर से बताइए 2 मिनट सिर्फ, ताकि कंक्लूजन पे ले आऊं। वो आपने एग्जांपल दरमियान में दूसरी ऐसी जिसकी वजह से 3-4 मिनट आया हो गए। ऑडिट रिस्क अच्छी चीज है, बुरी चीज? बुरी चीज है, कम होना चाहिए। ऑडिट रिस्क को कम करना है, लेफ्ट हैंड साइड को कम करना है, राइट हैंड साइड को कम करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे बताइए, ऑडिटर को इनहेरेंट रिस्क को कम कर सकता है ऑडिटर? नहीं कर सकता। ऑडिटर क्या दुनिया का कोई माई का लाल नहीं, मैनेजमेंट भी नहीं कर सकती, क्योंकि जब कभी क्रेडिट सेल करेंगे ना, हमेशा रिस्क है बैड डेट का। जब कभी फिक्स एसेट खरीदेंगे, हमेशा रिस्क है डेप्रिसिएशन 100% एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं होगी। जब कभी प्रोविजन फॉर बैड डेट एस्टिमेट करेंगे, हमेशा रिस्क है कि एक्चुअल बैड डेट कम या ज्यादा होंगे, क्योंकि एस्टिमेट्स जजमेंट्स है ना। तो इनहेरेंट रिस्क को कोई भी कम नहीं कर सकता। क्या ऑडिटर कंट्रोल रिस्क को कम कर सकता है? कंट्रोल इसको भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? शाबाश शाबाश, ये तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। मैनेजमेंट चाहे तो कर सकती है, ऑडिटर नहीं कर सकता। तीसरा क्वेश्चन मेरा आखिरी, डिटेक्शन रिस्क को कम कर सकता है? इसका मतलब है, अगर कंक्लूजन पे आ रहा हूं सारे ऑडिट रिस्क मॉडल के मगज के ऊपर, क्या कि अगर आप ऑडिट रिस्क कम करना चाहते हैं, डिटेक्शन रिस्क को कम कीजिए। अगर ऑडिट रिस्क कम करना चाहते हैं, ये सारे 20 मिनट की डिस्कशन पे सिर्फ ये चीज सिखानी थी आपको, लेकिन साथ इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क का कंसेप्ट एग्जांपल के साथ वो भी सिखा दिया आपको। भाई समझ आ गई? ठीक है, इनहेरेंट रिस्क के साथ लिख लें सीए का पेपर, कंट्रोल रिस्क के साथ लिख लें कॉलेज का सिस्टम, और डिटेक्शन रिस्क के साथ लिख लें मेरे करतूत, अपना नाम लिखना है। ठीक है जी। अब इसका मतलब है, अगर हम ऑडिट रिस्क को कम करना चाहें तो डिटेक्शन रिस्क को कम करें। अब अगला सवाल आपके जहन में आ रहा होगा, मुझे पता है,
क्या भला, क्या भला, कैसे करें सर? डिटेक्शन रिस्क को कैसे कम करें? ऑडिट रिस्क को कम करना है तो डिटेक्शन रिस्क को कम कर, डिटेक्शन रिस्क को कैसे करें ये सीखेंगे हम कल। और आज की होम असाइनमेंट में सिर्फ आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 के क्वेश्चन यही करें, बस यही करें। 2 के साथ 2A भी है, केस स्टडी लाजमी करनी है, केस स्टडी। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।